मैंने 2 लाख लिए थे कुल मिलाकर, म्यूजिक के, सिंगिंग के, लिरिक्स के, एक्टिंग के और अपने डायलॉग्स लिखने के। तेरा बड़ा मजा है, तू आपके रोज नई चीज सुन रहा है, रोज नई चीज कर रहा है, तो तेरे बड़े मजे हैं। मैंने कहा ये मजे नहीं उस्ताद, तुम 40 साल पहले याद करो, तुमने मुझे धक्का रहा था कि तू क्या भांड बन रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। गलती की कोई परिभाषा नहीं होती, गलती किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, गलती किसी तर्क वितर्क की मोहताज नहीं होती, गलती एक मूर्खतापूर्ण पल में एक मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने का परिणाम होती है। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनको किसी एक परिभाषा में नहीं बांटा जा सकता। आज ऐसी ही एक शख्सियत के साथ मैं बात करने जा रहा हूं जो कि एक्टर, सिंगर, राइटर सभी रूप में जाने जाते हैं और उससे भी ज़्यादा एक बेबाक इंसान के तौर पे मेरे साथ हैं पीयूष मिश्रा, जिनको कि हम सब ने बहुत सारी फिल्मों में अभिनय करते देखा है, उनके गीतों को सुना है, उनके गीत को सुनते हुए एक पीढ़ी जवान हुई है। तो पीयूष सर का स्वागत करता हूं। उनकी किताब जो है दैनिक जागरण बेस्ट सेलर लिस्ट में नंबर 1 पर आई है। सर, आपकी किताब तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा दैनिक जागरण निल्सन बेस्ट सेलर में फिर से नंबर 1 पे आई है। आपको अवार्ड और ये सब चीज़ें आपके जब मायने नहीं रखती, जिस तरह से प्रसिद्धि है लोग पहचानते हैं, लेकिन इसके बावजूद किताब का बेस्ट सेलर लिस्ट में आना कैसा फील देता है? ये तो मुझे मालूम नहीं कि जो है ये अवार्ड लिस्ट, बेस्ट सेलर लिस्ट में आई। मुझे भी बताया प्रशांत ने कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मुझे अच्छा लगा। अच्छी बढ़िया बात है, किताब पढ़ी जा रही है, सुनी जा रही है। आपने हमेशा हिंदी में लिखा है। आपकी जो किताब है ये आत्मकथात्मक किताब है, उपन्यास है। तो ये जो उपन्यास को आपने आत्मकथा ही है, लेकिन आपने एक पात्र को उसमें रखा, आप हिंदी में लिखते रहे। प्रायः ये देखा गया है कि जब एक स्टार होता है वो इंग्लिश में लिखता है क्योंकि उसका मार्केट बहुत बड़ा बन जाता है, लेकिन आपकी चॉइस हमेशा से हिंदी रही, चाहे वो कुछ इश्क किया, कुछ काम किया हो, चाहे आरंभ है प्रचंड, तो आपने हमेशा हिंदी को ही चुना है और इस किताब के लिए भी हिंदी को ही चुना है। तो कोई एक विशेष भाव हिंदी के लिए या कोई और कारण? नहीं, और कारण नहीं। एक तो है कि हिंदी और उर्दू में बोलता हूँ। अंग्रेजी में मैं कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर में मैंने तय कर लिया था, मैं ये सोचा समझा निर्णय था कि मैं हिंदी में लिखूंगा। मैं हिंदी बोलूँगा, मैं अंग्रेजी बोलूँगा भी नहीं। तो अब इसका ट्रांसलेशन हार्पर कॉलिंस में आ रहा है, तो इससे जो है ये फैलेगी। और इसके पीछे कोई ऐसा कुछ खास कारण नहीं है, मतलब मुझे अच्छा लगता है हिंदी उर्दू बोलना, इसलिए मैं जो है हिंदी और अपने आप को एक्सप्रेस, तो अंग्रेजी में एक्सप्रेस करना मेरे लिए कम से कम बड़ा मुश्किल है। शब्दों का कंटाल आ जाएगा, तो मतलब वो शब्द नहीं मिल पाएंगे जो ज़रूरी हैं इस किताब के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसलिए जो है मैंने हिंदी को चुना। एक ये जब आपका ग्वालियर में आप पढ़े बढ़े, और मैंने ये देखा कि जो टियर 2 सिटीज़ हैं, टियर 3 सिटीज़ हैं, इसमें हम कॉन्वेंट में पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, तो हिंदी जो है वो हमेशा ही हम लोगों के दिल के बहुत करीब रही है। लेकिन मिडिल क्लास, जब हम इन शहरों की बात करते हैं, तो खास तौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो हैं, यहाँ पर एक देखा कि किशोरों के ऊपर बहुत दबाव हमेशा रहता है अपने मन की जो आप करना चाहें, और ये आपके संघर्ष में भी नज़र आता है कि आप जो अपने मन का करना चाहते थे। मैंने कहीं पढ़ा कि आपका नाम पहले प्रियकांत था, जिसको आपने 10वीं क्लास में खुद ही जाकर चेंज किया, और आपका लिखने का, नाटक का जो था, ये एक क्या कहना चाहिए कि विद्रोह का रवैया था। तो ये मिडिल क्लास जो है, चाहे छोटे शहर का और एक मेट्रो का मिडिल क्लास, उस समय से लेकर आज तक में आपको कितना फ़र्क दिखता है अपने संघर्ष से लेकर आज तक के किशोरों के, अगर हम संघर्ष की बात करें? आजकल थोड़ा आसान हो गया है मेरे ख्याल से, जो है रियलिटी शोज आ गए हैं। मैं अपने फील्ड की जानता हूँ कि जो है सिनेमा में काम करना आजकल थोड़ा आसान हो, ग्लैमर बिजनेस जो है थोड़ा सा आसान हो गया है। तो ये अप्रोचेबल हैं, मतलब काफ़ी लोग उस वक्त 70s में स्टार्स थे, उनको छू पाना ही बड़ा मुश्किल था। अमिताभ बच्चन हो गया, विनोद खन्ना हो गया, शशि कपूर हो गया, इन लोगों को छू पाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि ये रियलिटी शोज में नहीं आया करते थे। आज की तारीख में दे आर एक्सेसिबल, तो आज की तारीख में हर बंदे को लगता है कि मैं अप्रोच कर सकता हूँ उन लोगों को, अप्रोचेबल हैं। और आज की तारीख में जो है ये रियलिटी शोज़ वगैरह से, सिंगिंग शोज़ वगैरह से, बहुत सारे शोज़ से, जो है कॉमेडी शोज़ से, ये समझते हैं कि जो है आसान हो गई है रहा। लेकिन वो एक्टिंग नाम की चीज़ जो है, मैं उसी के बारे में बोलूँगा, वो अभी उतनी मुश्किल है। लिखना अभी उतना मुश्किल है। ये लिख दिया मैंने खाली इसलिए कि मैं एक्सप्रेस करना चाहता था, मेरे पीछे इसका कोई कारण नहीं है। मैं कोई जो है सीजन राइटर तो हूँ नहीं, मैं बहुत सारे काम करता हूँ, तो जो भी मुझे अच्छा लगता है, एक टाइम में लगा मुझे बहुत सारा अंदर उबल रहा है, इसको एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, तो मैंने इसको नॉवल की शक्ल दे दी। पहले मैंने इसको फर्स्ट पर्सन में लिखा, पीयूष मिश्रा करके लिखा, फिर लगा कि जो है इसमें मैं हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं जो है ज़्यादा वो अपनी तारीफ़ करना चाहता नहीं था, इतनी चाहता भी हूँ फिर भी नहीं चाहता था।
तो वो जो है उसको उस पर रोक लगाने के लिए फिर मैंने इसमें एक तीसरा कैरेक्टर चुना, संताप त्रिवेदी, जो कि पीयूष मिश्रा है। और ऐसे करके मैंने लिखा। इसमें बहुत सारे लोगों का नाम चेंज किया, नसीर का नाम चेंज किया, नदीम शाह, ओम जी का नाम चेंज किया, ओम सोमपुरी, संबल भारद्वाज, विशाल भारद्वाज का नाम चेंज किया, मनोज वाजपेयी का नाम चेंज किया, समर वाजपेयी। ऐसे करके मैंने कोई किसी को तकलीफ़ नहीं हो, किसी को तकलीफ़ नहीं हो, क्योंकि मेरा पहला उपन्यास था, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा था। तो ऐसे करके जो है मैंने लिखा। तब से लेकर अब तक परिवर्तन क्या आया है? परिवर्तन बड़ों की मानसिकता में तो मैं नहीं समझता कि कोई परिवर्तन है। अब भी वो भी चाहते हैं बच्चों से कि जो है आपके वो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सेफ साइड चुनना चाहते हैं कि जो है प्रोटेक्टेड बिजनेस चुनो, जिसमें कि ज़िंदगी सुकून से रहे। अब आज की तारीख में जो है मेरे सारे साथी जो है या मेडिकल साइंस में गए या मिलिट्री में गए, आज की तारीख में पूछता हूँ उनसे कि क्या हाल है ज़िंदगी के, तो यही बोलते हैं कि भाई हम तो आप सुबह से लेकर शाम तक ऑपरेशन करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, शाम दिक्कत में आ जाती है कि अब क्या करेंगे। तेरा बड़ा मज़ा है, तू आपके रोज़ नई चीज़ सुन रहा है, रोज़ नई चीज़ कर रहा है, वो तेरे बड़े मज़े हैं। मैंने कहा ये मज़े नहीं उस्ताद, तुम 40 साल पहले याद करो, तुमने मुझे धक्का था कि तू क्या भांड बन रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो 40 साल पहले तुम ही लोगों ने मुझसे कहा था कि गलत, और जब तक मैं बना नहीं था तब तक जो है तुम लोग सर पर थे कि जो है तूने गलत लाइन चुन ली और तुम मुझे भूल गए थे। इनफैक्ट आज की तारीख में जो है मुझे घर बुलाते हैं, मेरा सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये जो है समय का फेर है। एम्बिलिकल कॉर्ड, माँ की एम्बिलिकल कॉर्ड टूटने के बाद में, कटने के बाद में बच्चा इंडिविजुअल बन जाता है। तो बच्चे को बच्चे की तरीके से सोचने दो। डोंट प्ले विद द चाइल्ड, लेट द चाइल्ड प्ले। बच्चे को खेलने दो, बच्चों से खेलो मत। ये आपने बच्चों की बात की, टीनेजर की हम बात कर रहे थे, तो अभी जो पीयूष मिश्रा हैं, ये पीयूष मिश्रा के बनने के अंदर उनका परिवार, चाहे वो माता पिता हों या अभी आपके संतान हैं, पत्नी है, तो इस पूरे परिवार का योगदान इस पीयूष मिश्रा के बनने में कितना है? ये पीयूष मिश्रा सिर्फ जो भी है वो सिर्फ अपने दम पर है? देखिए, हूँ तो मैं अपने दम पर ही, ऑब्वियसली जो है जितना स्ट्रगल किया सब अपने दम पर किया। मेरी पत्नी का इसमें योगदान है, क्योंकि पत्नी ने मेरे 95 में हमारी शादी हुई थी, उसके बाद में उसने मुझे सहन किया कि पैसा नहीं कमा रहा है लेकिन अपने मन की मर्जी कर रहे हो, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जो है मेरी बीवी का जो है इसमें योगदान है। बीवी जो है मेरे वो कतई दिल की धड़कन है। उसने बहुत बहुत सब्र के साथ में, जब तक मैंने सिनेमा ज्वाइन नहीं किया था, जब तक मैं खाली थिएटर कर रहा था, तब तक उसने बहुत बहुत सब्र के साथ में जो है आपकी सर्विस करती रही। तुम थिएटर करना चाहते, दिल्ली में था मैं, तो थिएटर करना चाहते हो वो करो, अगर सिनेमा नहीं करना है तुम्हें तो मत करो। तो ऐसा करके जो है उसने बहुत, उसका बड़ा योगदान है। उसको मेरे अलावा सिर्फ उसका योगदान है। बच्चों ने तो खैर खुशहाली देखी है, अभी वो वाला स्ट्रगल नहीं देखा जो मैंने किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो भी देखें, लेकिन अब देखने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि नेपोटिज्म नाम की चीज़ तो होती है सर। मैं चाहूँगा मेरे बच्चों को तकलीफ़ नहीं हो। हर बंदा चाहता है उसके बच्चों को अंबानी हो या अमिताभ बच्चन हो, अपने बच्चों को तकलीफ़ देना कोई भी नहीं चाहता। तो मैं भी वही चाहता हूँ कि उनको तकलीफ़ नहीं हो, और वो दैट्स ऑल। आपके जो दोस्त कहते हैं कि यार तेरे अब बड़े मज़े हैं, ये हम लोग अक्सर सुनते हैं जो क्रिएटिव फील्ड में हैं, लेकिन इस मज़े के पीछे जो आपने कहा कि आज मज़े दिख रहे हैं तुम्हें जब मैं इतने साल स्ट्रगल करके बाहर आया हूँ। एक मैंने किस्सा सुना था, सच है कि झूठ, बस मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। गुड़ाल मूवी जब आई थी, और वो एक टाइम था जब एकदम से आपकी पॉपुलैरिटी जो है हम सब यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई। एक तो गाना, आपकी एक्टिंग, हर चीज़ के ऊपर जो है आपके साथ एकदम मतलब ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग आई। लेकिन हमने ये सुना कि उस फिल्म में आपको जो है बहुत ही कम पैसे मिल रहे थे सारे रोल के हिसाब से। हाँ, लिए भी नहीं थे हम लोगों ने। वो अनुराग का स्ट्रगल फेस था, अनुराग कश्यप सबको प्यारा था, उसमें सब लोगों ने बहुत कम पैसे लिए थे। मैंने 2 लाख लिए थे कुल मिलाकर, म्यूज़िक के, सिंगिंग के, लिरिक्स के, एक्टिंग के और अपने डायलॉग्स लिखने के। मैंने 2 लाख लिए थे कुल मिलाकर। उस वक्त जो उसकी फिल्म का रिलीज़ होना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। असली इंपॉर्टेंस ये थी कि अनुराग कश्यप की, क्योंकि अनुराग कश्यप लाड़ला था, सबका लाड़ला था, जिस तरह का आदमी था वो। अभी कैसा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस वक्त तो जो है बहुत ही ईमानदार आदमी था। तो उस वक्त हम सब जो है जूझ गए थे कि जो है किसी भी तरीके से, उसकी 2 पिक्चरें पहले दब चुकी थी, 5 दब चुकी थी, सेंसर ने पास नहीं की थी। उसके बाद में ब्लैक फ्राइडे पर बैन लग चुका था। ऐसी ये तीसरी फिल्म थी उसकी, और ये भी जो है इस पर ग्रहण लग चुका था। 7 साल में रिलीज़ हुई थी, ये बनने के 7 साल में, 2002 में बननी शुरू हुई थी और 2009 में रिलीज़ हुई थी। तो हम सब लग चुके थे कि यार किसी भी तरीके से ये फिल्म रिलीज़ हो जाए। तो फिल्म रिलीज़ हुई। रिलीज़ होने के बाद में बॉक्स ऑफिस पर तो चली नहीं वो, नेट पर इसने तहलका मचा दी। नेट पर बहुत ही हिट, बहुत, मेरे ख्याल से सबसे अधिक हिट फिल्म है मेरे ख्याल से इतिहास की। तो ये था। मैं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए तो वो ऐसा कनेक्शन था उस फिल्म का कि उसके गाने जो है, अच्छा मेरे एक मित्र को तो वो ठाकुर हैं, तो उनके अंदर वो ठाकुर वाला जो है डुक्की बना, उनके अंदर आत्मा है, तो उनका कॉलर ट्यून जो है तब से आरंभ है प्रचंड ही आज तक है। तो इसी आरंभ और प्रचंड से मुझे एक बात और याद आई
कि आपके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि आप 3 पीढ़ियों के प्रिय हैं। आपसे जो सीनियर पीढ़ी है वो हुस्ना सुन के जो है वो चली जाती है अलग ही नॉस्टैल्जिया में, हम लोग आरंभ है प्रचंड पे चल रहे हैं, और आपका जो यंग हमसे जो छोटी पीढ़ी है वो भी इस गाने के साथ चल रही है। आपकी एक्टिंग, आपके जो भी गाने हैं, आपकी जो शायरी कविताएं हैं, उसको सुन के वो लोग एकदम कनेक्ट कर जाते हैं। तो ये 3 पीढ़ी को कनेक्ट करना, ये कैसे मतलब आप साथ पाए? कोई नहीं कर पा रहा ये। मालूम नहीं ऐसा कैसे हो गया। यूथ से तो खैर मैं, क्योंकि खुद भी जवान हूँ, अभी 62 का हूँ, तो यूथ से तो जो बहुत कनेक्ट करता हूँ मैं, उनकी बातें करता हूँ, उनकी बातें पूछता हूँ, उनकी गालियाँ बकता हूँ, तो उनके बारे में बहुत सारी बातें पूछता हूँ, उनकी बातें करता हूँ। अपने बारे में बतलाने की कोशिश नहीं करता कि मैं ये करके आया हूँ, वो करके आया हूँ, वो वक्त बीत चुका। तो इसलिए जो है शायद यूथ तो मेरे से रिलेट करती है। आरंभ प्रचंड मेरे ख्याल से आज की तारीख में, मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन वो नेशनल एंथम बन चुका है। जनगणमन के बाद में जो दूसरा गाना कहते हैं लोग बाग, की जो है लोग बाग गाते हैं, ऐसा तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बाकी जो है हर और लोगों में शायद इसलिए है कि शायद मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह थे, कुछ बेबाकी थी, उसमें कुछ नकलीपन भी था मेरा, इसमें मानता हूँ मैं, नकलीपन भी था, कई बार झूठ भी बोला मैं, लेकिन कुल मिलाकर जो है 80% जो है सच बोला मैं उसमें। और मेरे ख्याल से स्वच्छता के साथ में अपने आप को व्यक्त कर देना चाहिए, परिणाम चाहे जो भी हो। कई लोग बोलते हैं कि तुम फंस जाओगे किस दिन। अब मैं 62 में नहीं फंसा, तो अब मैं क्या फंसूंगा? तो अभी तक तो फंसा नहीं मैं, एक तो बार फंसा हूँ तो निकल जाऊंगा, माफ़ी मांग लूंगा अभी। आपको पता है आपका जो गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक सीन है कोड़े मारने वाला, उसके मीम बनते हैं अभी बहुत सारे। मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ वो सीन पॉपुलर हुआ था, काफ़ी पॉपुलर हुआ था। उसमें अनुराग का योगदान है। एक्चुअली ही इज़ अ वेरी गुड मेकर, वो विजुलाइज बड़ा अच्छा करता है, तो उसने पूरा विजुलाइज बड़ी अच्छी की थी फिल्म। तो उसी ने जो है सारे सीन्स वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह उसी का था। मुझे पता नहीं क्यों लोग बाग श्रेय देते हैं इस बात का। मैंने खाली एक्ट किया उसमें, और कुछ नहीं किया मैंने उसमें। एक्ट भी उसने करवाया है, जैसा अनुराग बोलता है उसकी फिल्मों में हर बंदा वैसे ही एक्ट करता है जैसे कि अनुराग बोलता है। तो कोड़े मारने वाली बात से मुझे ध्यान आता है, एक पाठक ने अमेजोन पे आपकी इस किताब के लिए तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा, इसका रिव्यू ये लिखा है कि बहुत ही ऑनेस्ट स्टोरी टेलिंग है। एक्टर ने कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ा, अपनी असफलता हो चाहे कोई कमी हो उसको खुल के कहा है यहाँ पर। ये जब हम इतना खुल के अपने बारे में कहते हैं, और आपने ये भी कहा कि मैं इंटरव्यू में जो भी कहता हूँ 80% सच ही है, वो लगभग सच ही मैं सब कुछ कहता हूँ। तो इतनी सफाई से, इतनी साफगोई से बात करना जो है, ये एक तरह से ऐसा है कि खुद को कोड़े मारने जैसा है, क्योंकि आप सबको मौका देते हैं खुद को जज करने का। तो ये आज की दुनिया में लोग आपको जज कर रहे हैं, यहाँ इमेज बहुत बड़ी चीज़ है, तो उस इमेज को लेके, और ये नहीं लगता कोई मुझे जज करेगा। आई डोंट केयर अबाउट इट, मैं चिंता नहीं करता इस बात की, इमेज की मैं चिंता नहीं करता। मेरी इमेज जैसी है, जैसी भी है, जिसके सामने है वैसी इमेज जो है, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ यार। इमेज की कौन परवाह करे? अभी 10-15 साल के अंदर मर जाना है, सब इमेज वगैरह सब जो भ्रष्ट हो जाएगी। अब आई डोंट वांट टू लिव ए नकली लाइफ में, ज़बरदस्ती बताऊँ कुछ और हूँ कुछ और। तो मैं बोल रहा हूँ ना आपके, मतलब 10-20% अब भी झूठ बोलता हूँ, क्योंकि बोलना पड़ता है। मतलब आप पूरी तरीके से साफ होकर इस दुनिया में जी नहीं सकते, तो बोलना पड़ता है, वो तो बहुत ज़रूरी है, बोलना पड़ता है। नकली कहीं ना कहीं तो आपको नकली बनना पड़ेगा, अगर आपको सोसाइटी में रहना हो तो। अगर आप जंगल में रह रहे हैं तो अलग बात है, तो वो तो अब भी होता है। लेकिन वैसे जो है आई डोंट केयर अबाउट इमेज। मैं जैसा हूँ, मेरी बीवी एक्सेप्ट कर रही है मुझे, मेरे बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं मुझे, मेरे दोस्त जो हैं असंख्य हैं, आप भी आज से मेरे दोस्त हैं, तो इसलिए जो है दोस्त एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मुझे अब बाकी अब हर बंदे को खुश करके तो आप जिंदा रह नहीं सकते सर। कोई ना कोई लोग बाग भगवान पर भी जो है आपकी उंगली उठाते हैं। रामचंद्र जी के बारे में कितनी उंगली उठाई है लोगों ने कि उन्होंने सीता जी को निकाल दिया, ऐसा किया वैसा किया, तो उससे तो कोई इल्ज़ाम से तो कोई बचा नहीं है। तो ठीक है, अब जो है सो है, ठीक है। आपने जब बात कही कि 10% मिलाना पड़ता है, ये वो सोने की बात है कि 24 कैरेट सोने का गहना नहीं बन सकता, आपको उसको 22 कैरेट पे लाना होता है, उसमें मिलाना ही कुछ पड़ता है, तभी 22 कैरेट का गहना बन सकता है। आपका थिएटर के दिन, क्योंकि मंडी हाउस के लोग जो है आज भी आपको याद करते हैं, दिल्ली में आपकी चर्चा अक्सर होती है। आपने प्ले राइटिंग किया, उसके बाद आप स्क्रीन राइटिंग में आए थे, और तो 2 सवाल मैं एक साथ ही जोड़ता हूँ। और आपने कुछ मित्रों का भी नाम लिया, विशाल भारद्वाज, मनोज वाजपेयी, तो आप थिएटर ग्रुप में थे, इनमें से बहुत से लोग आपके साथ रहे इनके शर्मा जी वाले ग्रुप में। तो 2 सवाल, एक कि प्ले राइट और स्क्रीन राइटिंग, इसमें जो है फ़र्क क्या है? कोई नया आदमी इसमें आना चाहता है, वो क्या करे? और आपके जो मित्र हैं, इनमें अभी भी सबसे ज़्यादा करीबी मित्र आपके कौन हैं उस दौर के? प्ले राइटिंग में तो बहुत ही स्पष्ट अंतर है। मतलब प्ले राइटिंग में जो है पूरा का पूरा एवरीथिंग इज डायलॉग्स, आप डायलॉग्स जैसे लिखते हैं। और स्क्रीन राइटिंग में जो है आप विजुलाइज कैसे करते हैं। आप हो सकता है 15-16 पन्ने लिखें, उसमें एक भी डायलॉग नहीं है,
स्क्रीन राइटिंग में जो है सीन चल रहा है, एक आदमी चला जा रहा है, जंगल में गया, ऊपर चढ़ गया पेड़ पर, नीचे आ गया, उसके बाद उसने किसी को देखा, चुपचाप देखा, उसके बाद वहाँ से निकल लिया, ये सब जो स्क्रीन राइटिंग है। स्क्रीन प्ले चल रहा है, डायलॉग्स नहीं चल रहे। डायलॉग्स जो जिनको ये भ्रम है कि डायलॉग से जो है स्क्रीन राइटिंग हो जाती है, नहीं, डायलॉग यहाँ पर अलग लिखते हैं। हिंदुस्तान में तो अलग डायलॉग राइटर अलग होता है और स्क्रीन राइटर अलग होता है। बहुत ही कम है ऐसा। सलीम जावेद साहब के साथ भी सलीम साहब पहले स्क्रीन पे लिखते थे और जावेद साहब उसके बाद डायलॉग्स लिखते थे। तो ये बहुत कम लोग हैं ऐसे जो, अमिताभ इम्तियाज़ है, अनुराग है, ये अपने डायलॉग्स खुद लिखते हैं, स्क्रीन प्ले एज वेल एज डायलॉग्स। तो ये फ़र्क है दोनों में। आपको स्क्रीन पे लिखना आना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया अव्वल दर्जे के साहित्यकार भी स्क्रीन प्ले नहीं लिख सकते, ऐसा मेरा मानना है, और ये आजमाया हुआ सच है। और सभी दोस्त हैं यार, दोस्त कौन है, मतलब सभी दोस्त सब अपने अपने चरम पे पराकाष्ठा पर पहुंच गए। अब जो 30 साल पहले जिससे जो संबंध थे उससे वो संबंध तो अब रह नहीं सकते। उसने भी अपनी ज़िंदगी में चेंजेस देखे हैं, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में चेंजेस देखे हैं। कुछ दुर्भाव भी आया है, कुछ खटपट भी हुई है, कुछ मनमुटाव भी हुआ है, लेकिन दोस्त सभी हैं मेरे ख्याल से। आपने जिनके नाम लिए, एन.के. शर्मा हो या विशाल भारद्वाज हो या मनोज वाजपेयी हो, सब ने अपनी ज़िंदगी में आपके चढ़े हैं ऊपर, और चढ़ने के बाद में आपको थोड़ा गुंजाइश देनी चाहिए उन्हें कि सांस लेने का मौका देना चाहिए कि यार आप भी सांस लो, हम भी सांस लेते हैं। रोज़ तो मिल नहीं सकते जैसे कि पहले मिलते थे। मंडी हाउस में तो हम मतलब हम प्याला हमने वाला थे, तो वैसे मिल नहीं सकते। आज की तारीख में जो है उनको भी सांस लेने का मौका दो, उनको भी अपनी आइडियोलॉजी पर चलने का मौका दो, और आइडियोलॉजी को इंटरप्ट मत करो। आइडियोलॉजी दोस्ती वही होती है कि जो है मैं अपनी कहूँगा तुम अपनी कहो, और फिर भी हम मिलते हैं। और अगर जो है दोनों को ये मालूम हो कि हम दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो बात करने की इससे अधिक जो है इससे अधिक सात्विक स्थिति और को हो ही नहीं सकती कि हम अलग अलग हैं लेकिन हम फिर भी दोस्त हैं। वैसा अमूमन हो नहीं पाता। अगर हमारी आइडियोलॉजीज़ अलग अलग होती हैं तो हम भी ना चाहते हुए भी अलग अलग हो जाते हैं। तो वैसा दुर्भाग्य है, परेशानी देता है, लेकिन फिर भी सत्य है, स्वीकार करना पड़ता है। पर आज के दौर में ये जो आपने बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है कि आइडियोलॉजी की वजह से दोस्ती नहीं बिगड़नी चाहिए। और यहाँ पर जैसे ही आप अगर किसी एक विचार के खिलाफ होते हैं तो तुरंत आलोचना होती है, और आपकी आलोचना भी हुई। आपने कम्युनिज्म को पहले फॉलो किया, फिर आपने कहा कि इससे पेट नहीं भरता, उसको लेके भी बहुत आलोचना हुई। तो कभी आपको ये नहीं लगा कि यार ये पूरा जो है इंडस्ट्री में एक पूरा सेगमेंट, खासतौर से जब क्रिएटिव साइड की हम बात करें, फिल्म हो, राइटिंग हो, तो वहाँ पर एक विचारधारा का थोड़ा सा बोलबाला ज़्यादा है। ऐसे में इतनी साफगोई से कह देना ये रिस्की नहीं है? मतलब आपने जब कहा तो ये थॉट प्रोसेस जो चेंज हुआ, ये कैसे हुआ? नहीं, ऐसा चेंज नहीं। मेरे ख्याल से मैं कम्युनिस्ट था नहीं, कभी लेफ्टिस्ट था नहीं, मैंने ज़बरदस्ती बोल दिया। मेरे बहुत ही अजीज दोस्त लेफ्टिस्ट थे, और उस वक्त मैं कमज़ोर था, बहुत ही कमज़ोर मेरी शख्सियत थी नहीं, और तो उनकी आइडियोलॉजी को मैंने फॉलो किया। और 5 साल तक आप किसी की आइडियोलॉजी को ढोते हैं, अगर ज़बरदस्ती फॉलो करते हैं, आप नहीं हैं लेफ्टिस्ट नहीं हैं, तब भी अगर आप मनसा वाचा कर्मणा लगातार एक विचारधारा को ढोते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपका उस जैसा कहीं ना कहीं बन जाने में जो है इसकी संभावना नज़र आती है। तो वो उसका प्रभाव अंदर ऐसा पड़ा, क्योंकि उसके बारे में या तो मैं जानता हूँ या मेरी बीवी जानती है। सबसे अधिक जो है भागी वही रही, सबसे अधिक भुक्तभोगी वही रही, क्योंकि मैं उसके बाद में जो है CPM के ऑफिस तो कभी नहीं गया, और वहाँ जाके जंतर मंतर पर इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी नहीं लगाए मैंने। वो आइडियोलॉजी ने सीप इन कर गई उनको फॉलो करते करते, ऐसी कि जो है मतलब थिएटर से पैसे नहीं कमाऊंगा, बॉम्बे नहीं जाऊंगा, ये पूंजीवाद की निशानी है, ये करते करते फिर जब भूख लगने लगी उसके बाद मालूम पड़ा कि यार थोड़ी आइडियोलॉजी है। उसके बाद ध्यान से देखना शुरू कर दिया इसको, तो मालूम पड़ा कि बहुत लोग परेशान हैं इससे, बहुत लोग परेशान हैं। इसी कड़वाहट की वजह से एक फिल्म थी JNU जो मैंने की थी, इसकी मैं जो है इसी कड़वाहट की वजह से इसकी मैं अनकंडीशनड अपॉलॉजी मांगता हूँ दर्शकों से। इसकी अनकंडीशनड अपॉलॉजी है, आई एम वेरी सॉरी कि मैंने ये फिल्म की कड़वाहट की वजह से की, मैंने कर ली। गलती की कोई परिभाषा नहीं होती, गलती किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, गलती किसी तर्क वितर्क की मोहताज नहीं होती, गलती एक मूर्खतापूर्ण पल में एक मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने का परिणाम होती है। तो मैंने ये पहली फिल्म थी जो कि मैंने जिसकी स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी, खाली एक ही सीन है मेरा पिक्चर में, अगर आप देखेंगे तो एक ही सीन है। ऐसे बताया जा रहा है कि मेरी फिल्म मुझ पर बैंक करती है, एक ही सीन है मेरा फिल्म में। वो एक सीन को देखकर मैंने जो है वो कर ली थी। उससे मुझे मालूम पड़ा कि यार कड़वाहट पालकर आप खुद कड़वे हो जाते हैं, कड़वाहट नहीं पालनी चाहिए। आई स्टिल जो है डोंट लाइक लेफ्टिस्ट, क्योंकि मैं जानता हूँ इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। मुझे मालूम है कि आपके लेफ्टिज्म की औकात क्या है, मुझे मालूम है सही मायने में इनकी औकात क्या है। लेकिन ये फिल्म जो है मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ऐसा ही होता है सर, मतलब आप
कोई चीज़, किसी चीज़ को, विचारधारा को, व्यक्ति को आप भोगते हैं, पहले रस लेते हैं पूरा, फिर मालूम पड़ता है कि कड़वाहट भी आ गई आपके अंदर, रस जो अच्छा नहीं था वो, उसने आपके मुंह का जायका बदल दिया, टेस्ट चेंज कर दिया। कई बार वो रस पीते पीते आपको 10 साल लग जाते हैं, कई बार 15 साल होते हैं, कई बार जो 2 साल में समझ में आता है कि इसमें कोई दम नहीं है। ऐसे मुझे जो है शायद 20 साल लग गए कम्युनिस्ट ना, लेफ्टिस्ट ना होते हुए भी लेफ्टिस्ट की ज़िंदगी जीते हुए। ये दो फ़र्क है इसमें कि लेफ्टिस्ट होने में और लेफ्टिज्म की आइडियोलॉजी, ओढ़ी हुई आइडियोलॉजी, जबकि मैं नहीं था लेफ्टिस्ट, लेकिन इतना अंदर घुस चुका था वो इज्म, इतना अंदर घुस चुका था कि मैं और क्या करूं, मैं समझ नहीं पाता था। राइट विंग का तो हो नहीं सकता था, राइट विंग का तो उस वक्त सवाल ही पैदा नहीं कि हम राइट विंग के हैं, आरएसएस का तो हो नहीं सकता था, बीजेपी का, वीएचपी का तो हो नहीं सकता था। तो ये जो है चैन नहीं लेने दे रही थी मुझे, तो इसलिए जो है बड़ा परेशान रहा उस दौरान। और उसके बाद जब बॉम्बे गया, बॉम्बे जाकर एहसास हुआ कि पैसे कमाने का निर्णय लेने में कोई गलत बात नहीं है। और जब वो कमाया उसके बाद में जो है ढंग से समझ में आया कि यार ये, फिर थोड़ा पढ़ाई लिखाई इसके बारे में भी करना शुरू की, तो मालूम पड़ा कि जो है ये कार्ल मार्क्स वॉज अ ग्रेट पर्सन सर, कार्ल मार्क्स वॉज एन अचीवर, लेकिन जिस तरीके से इसको इंटरप्रेट किया गया ना, वो बड़ा ख़राब हुआ, बहुत ही ख़राब तरीके से। इसको बिल्कुल डिक्टेटरशिप के तौर पर पोलपोट हो गया, चौसस्की हो गया, स्टालिन हो गया, उसको बिल्कुल डिक्टेटरशिप की तरह से कम्युनिकेट किया गया। और हमारे सामने जो उसका उदाहरण आया वो आपके डिक्टेटरशिप ही था। मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पर जोसेफ स्टालिन का उदाहरण आया, जोसेफ स्टालिन बनकर लोगों ने मेरे ऊपर अत्याचार किए, तो वहाँ जो है मेरा फिर जो है मुझे लगा कि नहीं, मैं गलत नहीं था। तो यही है सर, और क्या, यही। इसमें छोटा सा ये जोड़ूं, हालांकि ये क्वेश्चन मेरे प्लान में पहले नहीं था, लेकिन भारतीय वामपंथी जो है वो मार्क्स के विचार को समझ के भारतीय समाज के हिसाब से परिवर्तित नहीं कर पाए, ऐसा मेरा मानना है। क्या आपको ऐसा लगा कभी? मुझे मालूम नहीं सर, जो है मार्क्स बहुत बड़ी चीज़ था। मार्क्स ने जो सोसाइटी की रूपरेखा बताई थी, वो मेरे ख्याल से अगर हो जाए तो वो शायद वही राम राज्य होगा, आइडली स्पीकिंग वही राम राज्य होगा, है ना। कार्ल मार्क्स इतना बड़ा आदमी था, बट हिज फॉलोअर्स वर नॉट। ही वॉज एन अचीवर बट हिज फॉलोअर्स वेर नॉट। और ये लोग, कम्युनिस्ट पार्टी इस वक्त जो है आम पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कि कांग्रेस है, जैसे कि बीजेपी है, जैसे कि जनता दल है, जैसे कि समाजवादी पार्टी है, ऐसी आम जो है आपके मतलब एक वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये लोग। इसकी जो है कदर उतनी ही करता हूँ जितनी और बाकी जो मैंने बतलाया उनकी कदर करता हूँ, दैट्स ऑल। तो राजनीति और मोहब्बत से तर हम ख़त्म करते हैं। उससे पहले एक आपके लाइन है, वो काम भरा क्या काम हुआ जो नहीं अकेले दम पे हो, वो इश्क भरा क्या इश्क हुआ जो खत्म एक चुंबन पे हो। और मुझे आखिरी लाइन पे ये है कि मतलब इश्क को इतनी सुंदर जगह पे, चुंबन इतनी सुंदर चीज़ है, उसके ऊपर ख़त्म क्यों ना होने दिया जाए? नहीं, वहाँ पर ख़त्म हो जाता है ना सर इश्क, मतलब इश्क ख़त्म, इश्क और काम दोनों चीज़ ख़त्म नहीं होते कभी, इश्क चलता रहता है लगातार। आपको लड़की मिल गई अगर आपको, तो आपका इश्क खत्म हो गया, इसका मतलब आपकी शादी हो गई, उसका मतलब कहाँ, उस लड़की बूढ़ी होगी, बूढ़ी भी होगी, आप वो प्यार करोगे क्या? उसके बाद आपकी डेफिनेशन बदल जाएगी कि आपका उस लड़की से प्यार है जो आपके संग संग बूढ़ा होने के लिए तैयार हो। तो फिर तो उसकी भाषा चेंज होती रहती है इश्क की, वो जो है कभी ख़त्म नहीं होता। उसके बाद आपको लगता है कि यार ये निराकार से किया जाए प्यार। इवेंचुअली जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो लगता है कि आप पत्नी में दम बचा नहीं, गर्लफ्रेंड मिलेंगी नहीं, आप में भी दम बचा नहीं, तो इसका मतलब ये कि आपका इश्क भी ख़त्म हो गया। इश्क ख़त्म नहीं होता, इश्क फिर होता है निराकार से, कि जो समझ में नहीं आता। मूर्ति से भी नहीं होता, मूर्तियों से मैं एग्री नहीं करता, सिंबल्स हैं, खाली प्रतीक है दर्शन के, हमें समझना है दर्शन को, उसकी मूर्तियाँ खाली प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं। तो वहाँ पर प्यार ख़त्म नहीं होता, फिर वो निराकार से होता है जो दिखता नहीं है। कई बार इसमें इस्लाम में कहावत है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह कहीं नहीं है छोड़ अल्लाह के, अल्लाह कहीं नहीं है छोड़ अल्लाह के। तो ऐसी जो मेरा भी मानना है, ईश्वर कहीं नहीं है छोड़ ईश्वर के। तो आप भगवान शंकर को देखो ना, वो भी आंख मूंद कर प्रार्थना कर रहे हैं, किसी कर रहे हैं अभी, उपासना भी एक अंग है दर्शन का, तो किसकी कर रहे हैं वो? तो ऐसे ही जो है ये बहुत सारे सवाल मेरे अंदर आते रहते हैं जिनकी कई बार जवाब मिल जाते हैं, कई बार जवाब नहीं मिलते। और मैं तो बहुत मानता हूँ पुनर्जन्म को, मैं तो बहुत मानता हूँ। ये जहाँ जिस नोट पर मैं ख़त्म हुआ था उस नोट पर मेरा जन्म हुआ, और जिस नोट पर मैं ख़त्म होऊंगा उसी नोट पर मेरा आगे जन्म होगा। तो ये अनवरत यात्रा है, और कहाँ ख़त्म होगी ये मुझे मालूम नहीं। तीर्थ नहीं है केवल यात्रा, इष्ट यही गंतव्य यही है, बादल सरकार कह गए। तो यही करूँगा सर मैं। आखिरी सवाल आपसे, और दो फिर से जोड़ देता हूँ।
एक्टर, सिंगर और राइटर, इन तीन में से कौन से पीयूष मिश्रा को आप पसंद करते हैं? और साथ ही दूसरा सवाल ये कि दैनिक जागरण संवादी में आप कई कार्यक्रम में पहले भी गए हैं, तो हिंदी को लेकर जो प्रेम है हमारा और हिंदी का आपका अपना प्रेम जिस तरह से अभी निकल के आया बातचीत में, तो दैनिक जागरण संवादी के इस प्रयास को भी आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, प्रयास तो बहुत ही बढ़िया है। कहाँ होते हैं ऐसे प्रयास आजकल? आजकल जो है मतलब फेस्टिवल्स होते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, थिएटर फेस्टिवल्स होते हैं, पोएट्री फेस्टिवल्स होते हैं उसमें, लेकिन हिंदी संवादी ये जो है बहुत बढ़िया। मैं कम से कम जो है मैं मेरे अंदर कोई विकार नहीं इन चीज़ों को लेकर। मैं जब भी बुलाएंगे मैं आऊँगा, अगर मेरे पास वक्त होगा तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया कदम है। और बाकी जो है वो है, मैं क्या हूँ, किस पीयूष मिश्रा को पसंद करता हूँ, ऐसा पक्का भी नहीं है मेरे अंदर। अभी कुछ और चीज़ करने लगूंगा। अभी उपन्यास लिखा बड़ा पसंद आया, मैंने खुद पढ़ा 3-4 बार, तो मुझे भी अच्छा लगा। फिर उसमें कुछ कमी भी नज़र आई, तो मुझे लगा कि जो है मतलब उपन्यास लिखना बड़ी बात है। तो एक और उपन्यास का मसविदा आ गया दिमाग में। तो जब मैं लिखूंगा तो उस वक्त जो है मैं पीयूष मिश्रा जो नॉवलिस्ट हैं उसके इश्क में हूँगा। एक्टिंग करता हूँ तो जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो मैं एक्टर पीयूष मिश्रा के इश्क में हूँ। तो ऐसी जो है मैं कुछ पक्का नहीं है ऐसा मेरे को जो मन में आता है मैं कर देता हूँ। मतलब आपके मन में आ गया तो करना चाहिए यार, क्यों नहीं करना चाहिए जो आपके मन में। और कब करोगे आप? ज़िंदगी बीतने के बाद करोगे क्या? ज़िंदगी बीत जाएगी तो आपके सामने तो यही ज़िंदगी है ना कुल मिलाकर। भाई कितना भी आप सोचें पुनर्जन्म के बारे में, लेकिन इवेंचुअली आपके सामने मृत्यु एक सत्य है। तो आप इसी ज़िंदगी में कर मारो जो कुछ करना है। तो मैं तो वही करता हूँ सर। मैं तो इस वक्त मैं आज में जीता हूँ। आई लिव वन डे एट अ टाइम, कि आज की तारीख में जी रहे हो, आज की ज़िंदगी जियो और जम के जियो। दैट्स ऑल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और एक बार आपको पुनः बहुत शुभकामनाएं। किताब आपकी बेस्टसेलर में आई है। तो आज हमारे साथ आपने सुना एक्टर, सिंगर और राइटर पीयूष मिश्रा जी को, जिनकी किताब दैनिक जागरण निल्सन की कथा कैटेगरी में नंबर 1 पर आई है। इनकी किताब तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है, ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसका हौसला टूटने नहीं देता, उस हौसले को वो जोड़ के रखता है, अपने आप को खुद से बचाता है। निराशा के अंधेरे कुएं में कूद पड़ता है, डिप्रेशन में जाता है, लेकिन वहाँ से वापस निकलकर अपने आप को पुनः साबित करता है। ऐसे आदमी की किताब है। किताब राजकमल प्रकाशन से छपी है और आप इसको ऑनलाइन और किताबों की दुकान पर खरीद सकते हैं। मैं हूँ नवीन चौधरी, दैनिक जागरण की टीम की तरफ से। धन्यवाद।